आज की इस 2 दिवसीय प्रगति पूर्व देश भर की स्कूल शिक्षा मंत्रियों की सम्मेलन में उपस्थित सभी राज्यों की आदरणीय मंत्री समूह मित्रगण, प्रमुख अधिकारी मित्रगण, हमें बताया गया लगभग सभी राज्यों की प्रतिनिधि आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित है, समावेश में उपस्थित है। भारत सरकार की वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, विभिन्न संगठनों की प्रतिनिधि करने वाले मित्रगण, मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं। एक प्रकार शायद ये बैठक 29 जुलाई को होने वाला है। प्रगति की मीटिंग 29 जुलाई को होगा। 29 जुलाई हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। दिस इज द 6th कंप्लीशन ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये 6वां साल घिरा होगा, वर्ष पूर्ति होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की। हम 7th ईयर में एंटर करेंगे। उसकी पहले प्रधानमंत्री जी की सुझाव था, जब हम समग्र 3.0, निपुण 2.0 और पीएम पोषण की आने वाले दिनों की योजना, पीएम श्री जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए गति देना, अटल टिंकरिंग लैब की व्याप्ति करना, उस बैकग्राउंड में इस 2 दिन की शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। आज लगभग 7 माननीय मंत्रियों ने अपने अपने विचार को उपस्थापित किया। बाकी सभी मंत्री कल अपना विचार को उपस्थापित करेंगे। 1-2 मंत्री हमें सूचना दिया गया कल तक आ जाएंगे। और जिन राज्यों से माननीय मंत्री उपस्थित नहीं है, मैं देख रहा हूं सभी राज्यों की, आंध्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक अनेक वरिष्ठ अधिकारी यहां उपस्थित हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण लिखित रूप में या व्यक्तिगत हमारे विभाग की सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मिलकर अपने अपने विषय को उपस्थापित करेंगे, अपने प्राथमिकता को उपस्थापित करेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव को देंगे। और मैं एक विषय, आज समय की मर्यादा था, हम कभी फिर एक बार मिले। जिन जिन विषयों में समग्र एक योजना है, पीएम पोषण एक योजना है, पीएम श्री एक कार्यक्रम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सब हम नियोजन कर रहे हैं। ये सारे के मूल आधार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इसको गतिशील क्रियान्वयन करने के लिए हम लोगों की जो प्रैक्टिस रहा है, केंद्र तो योजना बनाती है आपकी सहयोग से, आपकी परामर्श से, लेकिन शिक्षा, विशेष करके स्कूली शिक्षा, ये राज्यों की दायित्व है। राज्य, मैं जानता हूं, मैं अनेक राज्यों को, इस बीच में मैं आंध्र प्रदेश गया था, मैं अनेक राज्यों को नजदीक से देखता हूं, प्रवास में देखता हूं। आप लोग जब मिलने आते हो तब आपकी बीच में मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने अपने राज्य की शिक्षा की बहुआयामी प्रगति की ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख रहे थे। मैं आप सबसे जब व्यक्तिगत में मिलता हूं, मेरे को लगता है आपकी राज्य की विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार की बियॉन्ड सोचते हो। अभी नीति आयोग की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। हमें अवसर मिला देश की लगभग सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से मिलने का, और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों की शिक्षा के बारे में प्राथमिकता की प्रतिबद्धता भी दर्शाई है। मैं आपके माध्यम से आपके राज्य की माननीय मुख्यमंत्रियों को, आपकी पूरा शिक्षा टीम को बधाई देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। और उसके माध्यम से आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, अच्छे
पूरे जो आपके राज्य में करते हो, निपुण से लेकर शिक्षक शिक्षा तक अनेक सुझाव भी आज आए हैं। भाषा के बारे में सुझाव आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुझाव आए हैं, विशेष कुछ इलाका में आपकी जो रणनीति है उसके बारे में भी आपने सुझाव दिया है। ये सब भारत सरकार के अधिकारी आज भी नोट किए हैं, कल भी नोट करेंगे। कल समग्र शिक्षा के और कुछ विषयों के बारे में आपसे चर्चा होगी और विशेष करके पोषण के बारे में कल आपके साथ विस्तार से चर्चा होगी। मैं 2-3 विषय आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, देश के सामने रखा है। 2047 में भारत आजादी का शताब्दी मनाएगा। आज से 21 साल के बाद, 2 दशक के बाद भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगी। विकसित भारत हम सबकी लक्ष्य है और ये विकसित भारत लक्ष्य पूरा करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किसके पास है? तो आज जिनके हाथ में शिक्षा विभाग है, विशेष करके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अभी पंकज जी हम सबको यूडाइस की डाटा को इंटरप्रेट करते हुए बता रहे थे, भारत में अभी लगभग 25-26 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, नियरली 25 करोड़ बच्चे स्कूल में हैं। वास्तविक इसी आयु वर्ग में अगर आज हम 15 साल की पढ़ाई को यानी बाल बाटिका 1 एंड 2, ये हमारी WCD डिपार्टमेंट और शिक्षा डिपार्टमेंट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरे धीरे बाल बाटिका 3 स्कूल में कोलोकेट होगा या स्कूल अपना प्रारंभ करेगा। मैं कई राज्यों को जानता हूं, उत्तराखंड, उड़ीसा, ऐसे सारे राज्य अपने सभी स्कूलों में बाल बाटिका शुरू कर दिया है। अनेक राज्यों में 6 लाख तक स्कूलों में बाल बाटिका और क्लास 1 ये दोनों कोलोकेटेड है। अनेक राज्यों में बाल बाटिका की हाई स्टैंडर्ड्स भी है, लेकिन ये सब हम दोनों की दायित्व है, स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा WCD डिपार्टमेंट का मिलके। आप अपने डिपार्टमेंट के साइलो से बाहर जाके उनको भी कोऑर्डिनेट करते हुए ECC की 3 साल और 1 से 12 ऐसे 15 साल में हमारे देश में एक आयु वर्ग में, एक एज ग्रुप में 2 करोड़ बच्चे रहते हैं। नियमन हमारी बाल बाटिका 1 से क्लास 10 तक बच्चे, कुछ राज्यों की पॉपुलेशन सैचुरेशन हो रहा है, ग्रोथ रेट उनकी कम हो रहा है, कुछ राज्यों में ज्यादा है। दोनों का एवरेज मिलाकर लगभग 2 करोड़ बच्चे एक आयु वर्ग में, एक एज ग्रुप में है। 30 करोड़ बच्चों की दायित्व ये समूह की कंधे में है। जिस बच्चे की आज क्लास 1 में, मैं बाल बाटिका की आयु थोड़ा छोड़ भी दूं, क्लास 1 में जो बच्चा आज 6 साल में है, वो आने वाले 21 साल के बाद उसकी उम्र 27 साल होगा। उस 27 साल के बच्चे का प्रारंभ आपके दायित्व में है। अभी उसकी FLN, प्रोफिशिएंसी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसाइसिव लीडरशिप, ये जो सब चरित्र उसके अंदर आना चाहिए, ये सब अभी शुरू हो रहा है। जिसमें आपकी रणनीति के ऊपर होगा, आपकी सुप्रबंधन के ऊपर होगा। जिस बच्चे का आज इस बार 12वीं में 18 ईयर हो गया, वो आने वाले 21 साल के बाद वो 39 ईयर का होगा। आज भी भारत की लगभग 65% पॉपुलेशन 35 ईयर के नीचे है, यानी 55-60% बच्चों की दायित्व, यंगस्टर्स की दायित्व में आधे लोग हमारी दायित्व में, जो फॉर्मेटिव स्टेज में है। बच्चों को लेटर स्टेज में बनाना चैलेंज है, अर्ली स्टेज में बनाना हमारी सहजता है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो इस 30 करोड़ बच्चों की माइन्यूट प्लानिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी से होने वाला है। समग्र शिक्षा, PM पोषण उसकी 2 प्रमुख व्हीकल है। मित्रों, इस सारे के लिए आसाम की माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं है, उन्होंने कह के गया, आप सब लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राइमरी रिकमेंडेशन है क्लास 5 तक हमारी पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए।
कुछ राज्यों के मित्र कहते हैं वी आर नॉट एग्रीइंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आई वांट टू रिक्वेस्ट देम, आई वांट टू सजेस्ट देम, व्हाट इज द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020? इन योर स्टेट you should try to make your mother tongue as a language of instruction up to class 5. It will be good if it is up to standard 8. 5 क्लास तक आप आपके राज्य में मातृभाषा में, जो जिसकी मातृभाषा होगा, हमारे देश विविधता से परिपूर्ण का देश है, कहीं तमिल पढ़ाया जाता है, कहीं गुजराती पढ़ाया जाता है, कहीं पंजाबी भाषा में पढ़ाया जाता है, कहीं बंगाली भाषा में पढ़ाया जाता है। व्यक्ति की विकास तब सुदृढ़ होगा जब अगर वो प्रारंभिक अवस्था में अपने घर की भाषा में अभ्यस्त होगा पढ़ने में। अनेक राज्यों में अनेक भाषा है, जैसे आसाम ने कहा हमारे यहां 14 भाषा है। आज भारत सरकार लगभग 120 से ज्यादा द्विभाषी प्राइमर आपके सामने रखा है। इसकी सहारा लेके हमें मातृभाषा आधारित शिक्षा आप योजना करोगे, यह मेरा पहला अनुरोध आपको है। मित्रों, आज हम कुछ चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। अब विद्या समीक्षा केंद्र की बात हुई, इस बार यूडाइस में कई सारे डाटा आप लोगों की मदद से मिली है और हमारी अपेक्षा है आप लोग आपके अधिकारी मित्रों को परामर्श दो। यूडाइस डाटा को लाइव और डायनेमिक बनाएंगे। आप चाहे तो प्रतिदिन आपके राज्य की दुरंत इलाका की स्कूल की अटेंडेंस भी आप राजधानी में बैठ के देख सकते हो, जिला केंद्र में बैठ के देख सकते हो। उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में भी आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो। आज टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक प्रमुख परामर्श है। मैं अनेक राज्यों की समग्र शिक्षा के बियॉन्ड अनेक राज्यों की टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन इकोसिस्टम को भी देखता हूं। आप भी ये आपको एक अवसर मिला है, अनेक राज्यों ने इस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिसेस शुरू किया है, उसको आप परस्पर से भाव विनिमय करके, भारत सरकार भी आपके साथ लर्निंग प्रोसेस में, हम भी कुछ चीजों को आपसे शेयर करना चाहेंगे, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम ऑल इंडिया मॉडल करना चाहेंगे। मेरे मोह हो रहा है आप सब जो मित्र यहां बैठे सभी के राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी एम्बेडमेंट मेरे को प्रभावित किया है, लेकिन मैं समय की मर्यादा के कारण उसको उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप सभी लोग टेक्नोलॉजी के आधार बनाना ये एक प्राथमिकता बनी है। मित्रों, एनईपी के एक प्रमुख रिकमेंडेशन था नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क और आगे चल के एनसीईआरटी अभी क्लास 9 तक किताब नई प्रारूप ले आया है। अगले एकेडमिक ईयर हम 10th और 11th की किताब लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके आगे के साल में हम 12th की किताब लाएंगे। अनेक राज्यों ने अपने किताब को, टेक्स्ट बुक को एनसीएफ अलाइन किए हैं। हमारी कोई अपेक्षा आपके राज्य से नहीं है, आप एनसीईआरटी की किताब को कॉपी करो, कोई अपेक्षा नहीं है। ये आपकी राज्य की एकेडमिया, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर है। लेकिन क्या भारत की आज की पीढ़ी की विद्यार्थी भविष्य के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़नी चाहिए? क्या उस राज्य की विरासत के बारे में वो गौरवान्वित नहीं होनी चाहिए? क्या उस राज्य की मातृभाषा में उसकी क्लास 5 तक पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? अगर एनईपी कहा है कि 3 भाषा में क्लास 10 तक वो पढ़े, 6 to 10 3 भाषा में पढ़े, उसमें 2 भारतीय भाषा हो। मैं अनेक राज्यों को जानता हूं जिन राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में 3 भाषा पढ़ते हैं। कुछ राज्यों में हिस्टोरिकली 2 भाषा पढ़ते हैं। वो आलोचना का विषय होगा, वो चर्चा किया जा सकता है। लेकिन आप एक बार एनसीएफ अलाइन, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर है, जिसमें मदर टंग बेस्ड एजुकेशन की रिकमेंडेशन है, टेक्नोलॉजी एक प्रायोरिटी है, उसमें स्किल डेवलपमेंट एक प्रायोरिटी है। हमारी एजुकेशन डिग्री और
वे सीमित ना होनी चाहिए, सर्टिफिकेट और डिग्री तक सीमित ना हो। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारी डिग्री और सर्टिफिकेट जितना महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटेंसी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्किल बेस्ड एजुकेशन, इस बार एनईपी ने कहा है व्यक्ति को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज के अलावा स्किल, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट, ये तीनों विषयों को भी पढ़ने की आवश्यकता है। ये तीनों विषयों को आप लोग पढ़ाते भी हो, इलेक्टिव पढ़ाते हो, इसको एक सब्जेक्ट के नाते पढ़ाना, उसके अंदर एग्जामिनेशन करना, आप तय करो आपके राज्य में उसको बोर्ड में कन्वर्ट करोगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में कन्वर्ट करोगे या क्लास एग्जामिनेशन पे आप कंडक्ट करोगे, उसको बोर्ड की मार्क में आप इन्वॉल्व करोगे, अभी इंटरनल या एक्सटर्नल करोगे आपके ऊपर है। लेकिन ये विषय को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप एनसीएफ हालाइन खुद को करने की आप प्रयास कर रहे हो, उसको और करनी चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता है, यह हमारा सुझाव है। कई मित्रों ने कहा इस सारे विषय की प्रमुख स्तंभ स्टूडेंट के बाद अगर सेकेंड बिगेस्ट स्टेक होल्डर कोई है तो टीचर। भारत सरकार समग्र 2.0 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए अनेक राज्यों को डाइट को अपग्रेडेशन का आर्थिक मदद किया है। उसकी प्रगति मित्रों और अच्छा होनी चाहिए। देश की सभी पहली बार देश में यूडाइस की डाटा कहता है 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक अभी भारत में है। अनेक विसंगति है, स्टूडेंट ले स्कूल भी है, स्टूडेंट ले स्कूल में 20,000 से ज्यादा टीचर भी है। इसकी आलोचना देश करती है, उसकी आलोचना का ज्यादा सरभ्य मैं होता हूं पार्लियामेंट में। लेकिन मित्रों आपको आपके राज्य में, मैं हमारे विभाग के अधिकारी मित्रों को कहूंगा, पंकज जी को कहूंगा, आप कोशिश करो राज्य की शिक्षा मंत्रियों के पास या उनके शिक्षा सचिवों के पास आपकी जो तथ्य है स्पेसिफिक उस राज्य में जो एनोमलीज है, जो गैप है, उसके डॉक्यूमेंट आपको मिले। हमें शिक्षक की कैपेसिटी, शिक्षक को इस बार सीबीएसई ने क्लास 9th ऑनवर्ड कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई, CTAI का नया करिकुलम, नया पाठ्य पुस्तक इंप्लीमेंट किया है। अनेक राज्यों ने उसको किया है। आंध्र जैसे राज्यों को जानता हूं, उन्होंने भी अपना बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड और एआई बेस्ड पढ़ाई का व्यवस्था किया है। आप शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत सरकार ने हमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई इन एजुकेशन के लिए दायित्व दिया है। मद्रास IIT को हमने दायित्व दिया है उसकी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। बोधन एआई के माध्यम से प्राथमिक रूप में शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए भारत सरकार आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी एक प्रायोरिटी की विषय है। मित्रों, एक विषय अभी जब आप लोगों ने पीजीआई पिछले 2 साल का पहले का आपने दिखाया, खूब शीघ्र आपको 24-25 जिसकी यूडाइस की डाटा अभी रिलीज हुआ है, 24-25 की हुई, 25-26 को हो गई, 25-26 की यूडाइस डाटा अभी रिलीज हुई, जिसमें देश में ड्रॉप आउट की रेट घटी है, जिसमें लड़कियों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, जिसमें पहली बार 1 करोड़ से ज्यादा टीचर भारत में बने उसकी रिफ्लेक्शन है, जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी राज्यों के प्रयास से इलेक्ट्रिसिटी हो, टॉयलेट हो, इंटरनेट हो, सभी सेक्टर में हमारे देश की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना स्टैंडर्ड्स बढ़ाया है। भारत की सभी जिलाओं के अगर परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स बनाया गया, पीजीआई राज्यों की बनी है, जिलाओं की बनी है। मेरा विशेष निवेदन सभी शिक्षा मंत्रियों को, शिक्षा सचिवों को रहेगा, शिक्षा अधिकारियों को रहेगा, आपके राज्य की पीजीआई को लेकर आप कम से कम 2 दिन की वर्कशॉप आपके राज्य में करो। आपके राज्य कैसे दिखता है, आपके जिला कैसे दिखता है, कौन सी जिले में ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, कौन सी ब्लॉक में ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। मैं हमारे अधिकारी मित्रों को कहूंगा पीजीआई का जल्द ही
एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन स्टेट सेंट्रिक रिलीज करने वाला स्टेट सेंट्रिक समझाओ, और आप सभी के प्रवास होनी चाहिए, और उसमें पीजीआई के एनालिसिस आप सटीक रूप में करो। मित्रों, अभी मेघालय के आदरणीय मंत्री ही वॉज मेंशनिंग अबाउट स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, exactly what you are putting as a hurdles, that is our recommendation. Government has responsibility to take responsibility of infrastructure, teachers payment, but involve local community, parents, philanthropists of locality in the school management committee. In many states there is school management committee arrangement, but this is advisory from Government of India. हमें समाज को शिक्षा को लौटाना चाहिए। तनख्वाह तो सरकार की दायित्व है, स्कूल की बिल्डिंग सरकार की दायित्व है, कार्यकुलम सरकार की दायित्व है, लेकिन अगर इस जिस जहां स्कूल है वहां स्कूल के अभिभावक, पेरेंट्स और वहां की वरिष्ठ लोग स्कूल की देखभाल में गांव की रिलीजियस प्लेस, कम्युनिटी प्लेस, अगर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब स्कूल क्यों नहीं होगा। स्कूल में सोसाइटी को इन्वॉल्व करना, यह भारत सरकार विशेष करके सरकारी स्कूलों में बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हुई थी, क्या प्राइवेट स्कूल भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की परिधि में आएगा? नहीं आएगा। हमने उसको क्लैरिफाई किया, थोड़ा द्वंद्व उपजी थी। प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट की अपना एक मैकेनिज्म उन राज्यों ने बनाई है, वो जो राज्य जो बनाए वो ऐसे ही चलेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों को जो आपके अनुदान से चलती है, जिसमें भारत सरकार की फाइनेंशियल स्कीमेटिक मदद है, उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को प्राथमिकता के साथ बनाना आने वाले दिनों में, फिर एक बार अनेक राज्य इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। आप सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इसकी एक सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट आपको करना, यह आपसे अपेक्षा है। मित्रों, इन दिनों में भारत सरकार ने वैज्ञानिकता को, साइंटिफिकनेस को आगे बढ़ाते हुए एक कदम उठाया कि हर एक रूफटॉप में, जिनके घर में छत है, वहां सोलराइजेशन हो, सौर शक्ति उत्पादन हो। एक विज्ञान है, एक आत्मनिर्भरता की बात है। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आग्रह किया है, एमएनआरई डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर स्कीम बनाई है। आपकी राज्य के एमएनआरई से बात करिए, भारत सरकार की अधिकारियों से बात करिए। हमें अपने स्कूल की रूफटॉप को सोलराइजेशन, सौर शक्ति से सोलर इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन करने का एक प्लेटफॉर्म बनाए। हमारी स्कूल की स्वतंत्रता उसमें हो जाए। इलेक्ट्रिक बिजली बिल के बारे में बहुतों ने कहा, हम 2 पैसा कमा भी सकते हैं सोलराइजेशन के कारण। यह हमारी एक प्राथमिकता है। मित्रों, बहुप्रतीक्षित पीएम श्री स्कूल योजना बड़े सफलता के साथ नीचे उतर चुकी है। उसको जब मैं स्कूल में देखता हूं जाके, खुद को भी विश्वास नहीं होता है कि ये कल्पना इतने सटीक रूप में स्कूल की एकेडमिक लीडरशिप उसको नीचे पहुंचाया है। देश में लगभग 14,500 पीएम श्री स्कूल चलेगा। 2-3 राज्य जो ज्वाइन नहीं किए थे, सब इस बीच में ज्वाइन करने की उनकी भी स्वीकृति आ गई। बंगाल सबसे आगे है, केरला भी ज्वाइन कर जाएगा। मेरा तमिलनाडु को भी आग्रह रहेगा, आप भी पीएम श्री स्कूल में ज्वाइन करो। पीएम श्री स्कूल आपकी इलाका के बच्चों की एक हब बने, साइंटिफिक डेवलपमेंट के हब बने, स्किलिंग के हब बने। आप उसके ऊपर ध्यान दोगे, पीएम श्री के ऊपर, यह मेरा आपको अपेक्षा है। मित्रों, व्यक्ति की शारीरिक विकास, पीएम पोषण में हम लोगों ने अनेक योजना बना रहे हैं। बहुत राज्य अपने पीएम पोषण की स्कीम के अलावा भी टॉप अप करते हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है। आपको मैं जो राज्य वर्तमान स्कीम के ऊपर टॉप अप करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आप उस इलाका में तिथि भोजन की अभ्यास बढ़ाओ, उस इलाका में एक माहौल बने। अगर हम घर में कुछ अच्छे चीज करते हैं, शादी ब्याह होती है, अच्छे काम होते हैं, तो उस कम्युनिटी किचन की, वो सामूहिक जो भोजन बनेगा उसकी भी लाभार्थी स्कूल बने। गांव में एक तिथि भोजन की, शहरों में तिथि भोजन की एक कल्चर बढ़े,
और उसमें पोषण के साथ साथ बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक हो, उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। प्लेग्राउंड और स्कूल स्पोर्ट्स, हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में भारत को, नौजवानों को ठीक रखने के लिए खेलो इंडिया, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ मिलके हम भारत सरकार एक स्कूल स्पोर्ट्स की एक अखिल भारतीय प्रारूप बनाएगी। राज्यों में आप लोग उससे बात शुरू करो, थोड़ा समय लगेगा। सीबीएसई अपना अलग स्पोर्ट्स करता है, कुछ राज्य अपना स्कूल स्पोर्ट्स करते ही रहते हैं। ये सबको मिलाते हुए एक नेशनल लेवल की स्कूल टैलेंट हंट तो स्कूल में ही होती है। हर एक स्कूल में मैदान है, मैदान को जी राम जी जैसे कार्यक्रम से जोड़ते हुए कन्वर्जन से हम उसको और बढ़िया करें। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हम उसमें से मदद लेंगे, सीएसआर की मदद लेंगे, इसको एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के विषय हम लोग बनाएं। मित्रों, मैं एक विषय प्रारंभ में थोड़ा विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। निपुण 3.0 जल्द ही आपके सामने सुझाव के रूप में आएगा। ये समग्र के अंश है, फिर भी निपुण 3.0 में क्या प्राथमिकता आप देना चाहिए, उसके एक सुझाव पत्र भारत सरकार जल्द ही अगस्त 15 के पहले आपको उपलब्ध कराएगी। यह हमारी पूंजी है। निपुण एफएलएम की पहला शर्त है, उसमें आपकी प्राथमिकता रहे। मित्रों, जैसे मैंने कहा, इस बार हमने स्पोर्ट्स, आर्ट और स्किल की कल्पना आपके साथ पहले भी था, वोकेशनल एजुकेशन के नाम पे। स्किल को 6th क्लास से अनवर्ड एक प्रायोरिटी के विषय कैसे बनेगा, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, यह हमारी एक प्राथमिकता का विषय बने। आने वाले दिनों में उसको राज्य थोड़ा और योजना बनाए, स्टेट स्पेसिफिक योजना बनाए, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक योजना बनाए, यह हमारी सुझाव रहेगा। तो आपार आईडी विद्यार्थियों की अनुमति लेते हुए, पेरेंट्स की अनुमति लेते हुए 100% हो जाए, यह आपकी दायित्व होनी चाहिए। अभी कुछ कोर्ट ने कहा है कि करना चाहिए, लेकिन कॉन्सेंट लेके करनी चाहिए। आप इसको कैसे करोगे, ये आपकी रणनीति के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर निर्भर करता है। आप इसको ध्यान दोगे, ऐसा हमारी सुझाव है। मित्रों, मैं कुछ प्राथमिकता आपको गिनाया। मैं आशा रखता हूं आप सब लोग समग्र शिक्षा की जो योजना बनी है, विकसित भारत की लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत की नई पीढ़ी को भारत की रिस्पांसिबिलिटी के साथ ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी के लिए तैयार करना है, तो हमें भारत की स्कूल शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। आप सभी लोग आपके प्रयासों में एक मॉडल बना ही रहे हो। मैं सभी मेरे सहयोगी मंत्री मित्रों को धन्यवाद देता हूं। आपने समय निकाल करके, प्रधानमंत्री जी जब देश की स्पेसिफिक 2 स्कीम की समीक्षा करेंगे, समग्र शिक्षा और पोषण, काला पोषण के बारे में आप बहुमूल्य मत देने वाले हो, राज्यों के अधिकारी मत देंगे, ये सारे को एक सिनोप्सिस बना के, समरी बना के हमारे अधिकारी मित्रगण प्रधानमंत्री जी की बैठक में स्थापित करेंगे, उपस्थापित करेंगे। इसमें हमें एक नई रणनीति बनाने के लिए शिक्षा वर्ष 26-27 में, आज हम जुलाई में है, फंक्शनली प्रैक्टिकली अभी ही शिक्षा वर्ष आरंभ ही हो रहा है। अप्रैल में भले ही आरंभ हुआ था, लेकिन जुलाई महीने में ये फंक्शनल शुरू हो रहा है, पढ़ाई अभी शुरू होगा। हम आने वाले दिनों में फिर कभी लंबे समय के लिए मिलेंगे। मैं आप सबको फिर एक बार इस महत्वपूर्ण डिलीवरेशन में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।